नमस्कार, लोकमंच न्यूज पर आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। थाना परिसर में सोमवार को बकरीद के पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। थाना प्रभारी मुन्नी परिहार पर कस्बा पटवारी अनिल धाकड़ द्वारा बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में आपसी सौहार्द के वातावरण में कोविड-19 को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बकरीद का पर्व मनाने का आग्रह किया गया। उधर अशोकनगर में बीते दिन देर रात जिला अस्पताल पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था और मरीजों को दिए जा रहे उपचार, जिला अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं मरीजों से स्वास्थ्य संबंधी चर्चा भी की। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन को प्रभारी मंत्री ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। साफ सफाई नियम अनुसार की जाए और आमजन को उचित उपचार मुहैया कराया जाए। उधर बालाघाट जिले के लामता में जैसे सरकारी जमीन कब्जाने की होड़ सी मच गई हो। एक तरफ गांव में हरियाली महोत्सव में पौधे लगाने हेतु भूमि नहीं बची, वहीं पटवारी और दलालों की मिलीभगत से सरकारी भूमि पर कब्जा करने का सिलसिला जोरों पर चल रहा है। तो वहीं ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के लिए भी भूमि का अभाव पंचायत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में हल्का नंबर 7 में पटवारी एवं पूंजीपतियों द्वारा मिलीभगत से भूमि का बंदरबाट किया जा रहा है। लामता पंचायत अंतर्गत ग्राम लामता में कुछ लोगों द्वारा खसरा नंबर 417 में अतिक्रमण करने की सामने बात आई है, जिस पे हमने जाके देखा कि सही में लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। इसलिए हम लोग उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं और नोटिस जारी करने के पश्चात उन्हें तुरंत अतिक्रमण हटाने के लिए बोलेंगे और इसके पश्चात भी नहीं हटाते हैं तो हम लोग राजस्व विभाग के सहयोग से, हम पुलिस विभाग के सहयोग से जा करके मतलब पंचायत द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बालाघाट की करेंगे, जहां पर एक गांव में एक व्यक्ति को केवल अपने समाज की मीटिंग में नहीं आने के कारण समाज से बहिष्कार किया जा रहा है, जिससे वह व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। लांजी के कोसमारा निवासी एक व्यक्ति ने ग्राम के लोगों पर दुर्व्यवहार, समाज बहिष्कार करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस अधीक्षक बालाघाट को ज्ञापन सौंपकर उन व्यक्तियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है। एक मीटिंग लॉकडाउन के चलते में एक मीटिंग समाज की नहीं जाने के कारण मुझे समाज से बहिष्कार किया गया और पहले 20,000 रुपया बोलते थे, लेकिन आज के पोजीशन में तो हमारे को पहले शिकायत किया 8 महीने के पहले, अब तेरे को 50,000 देना पड़ेगा साले, तब तू हमारे पास बैठ उठ। मेरे को तमाम काम से रोजगार गारंटी एवं शासन प्रशासन के काम से भी रोक दिया गया है और मैं बहुत भारी दहशत में हूँ और मैं अब मेरे लिए कोई चारा नहीं कि वो ग्राम छोड़ के जाऊँगा या अपनी आत्महत्या भी मैं करने के लिए अब कबूल हो गया हूँ। कभी कभी इस तरह के मामले संज्ञान में आते हैं। जनरली तो बालाघाट में सभी ग्राम स्तर पे आमजन जो है आपसी तालमेल से रहते हैं, परंतु कभी कभी इस तरह का यदि कोई मामला संज्ञान में आता है तो सबसे पहला पुलिस का, प्रशासन का और जो स्थानीय व्यवस्था है उसका यही प्रयास रहता है कि लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करना, जिससे कि वो आपस में मेल जोल से रह सकें। उसकी एक पहल हम लोग कराने का प्रयास करते हैं और किस तरह से ये छोटे छोटे यदि किसी बात का विवाद भी है तो किस तरह से उसका समझाइश देके उसका निकाल किया जा सके। यदि उसमें कोई आपराधिक तत्व है भी तो उसका पुलिस या कानून व्यवस्था जो दी गई है भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में, उसके तहत उसका निकाल किया जाए। अब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल के प्रतिनिधि बलवंत सिंह पटेल एवं बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने सेमलेट केरवानी पहुंचकर तोरणमाल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही रेड क्रॉस आयुतिष्ट योजना विधायक की तरफ से 21,21 हजार की तत्कालीन सहायता भी मृतकों के परिजनों को दी गई। तोरणमाल में सेमलेट, चेरवी और खैरवानी के 8 लोगों की आकस्मिक जो दुर्घटना मृत्यु हुई, बड़ा दुखद है। और आज हम लोग पूरा प्रशासनिक टीम के साथ में सेमलेट और खैरवानी के परिवार में शोक संवेदना व्यक्त कर आए हुए हैं और रेड क्रॉस की ओर से सभी को 11,000 रुपये का चेक उनको मृतक के परिवारों को दिया गया है और जो 5,000 रुपये
अनुग्रह राशि है पंचायत की तरफ से अंत्येष्टि के लिए, वो भी दी गई है। कार्यक्रम में जाते हुए हमारे शिवपंथी भाइयों का दुर्घटना में निधन हो गया है। कुल सेमलेट, चेरवी, खेरवानी के 8 लोगों को हमने और माननीय कलेक्टर साहब द्वारा 11,000 रेड क्रॉस सोसाइटी, 5,000 हमारे बड़वानी विधायक सम्मानीय कैबिनेट मंत्री मेरे पिता प्रेम सिंह जी पटेल द्वारा 5,000 और जो प्रदेश सरकार की योजना वो भी हमने 5-5 हज़ार रुपये परिवार को दिया है। उधर भिंड जिले में पावर मेक कंपनी को रेत का ठेका दिया गया था। कंपनी ने अल्पकाल में पूरे जिला प्रशासन को अपने कब्जे में कर मनमाने तरीके से रेत का अवैध उत्खनन किया गया। तो वहीं भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने बरसात के समय 1 जुलाई से पूरी तरह अवैध तरीके से रेत पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बावजूद भी पावर मेकिंग के जो गुर्गे हैं वो लगातार नदी से पोकलैंड पनडुब्बी मशीनों द्वारा धड़ल्ले से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी का कोई खौफ नहीं है। में आया था, ककारा का भी संज्ञान में आया था और खेरा श्यामपुरा जो मेरी विधानसभा में वहाँ का मामला भी संज्ञान में आया था और मैंने कलेक्टर को इस से अवगत भी कराया था और वहाँ पर कार्रवाई भी हुई थी। कुछ ककेरा की तरफ तो कुछ अवैध उत्पन्न का कुछ केस भी बनाया हुआ है, लेकिन अब उसमें आगे क्या कार्रवाई की गई है इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा, खेरा श्यामपुरा के भी कई ग्रामीणों का फ़ोन आया था कि वहाँ पे निजी नंबरों से रेत निकाली जा रही है। अब बात तो दरअसल ये है कि ज़िले में कहीं भी नदी में रेत नहीं है। ये रेत माफिया, ये अब जो वैध उत्खनन करता हैं, जो ठेकेदार बन के आए हैं, वो अवैध उत्खनन कर रहे हैं लगातार पूरे ज़िले में। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ये वैध उत्खनन कर रहे हैं। वैध उत्खनन की आड़ में जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, खेतों की किसानों की ज़मीनों पे उनकी जो फसल खड़ी हुई है उनमें से निजी नंबरों में से निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं भी पूरे ज़िले में नदी में जो नंबर इनको अलॉट किए गए हैं उत्खनन के लिए वहाँ कहीं भी रेत नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर गंभीर विषय है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी इस मामले में अवगत कराया है और जिला प्रशासन को भी कराया है और कई जगह कार्रवाई भी हुई है। आगे भी मैं कार्रवाई के लिए कहूँगा और जल्दी से जल्दी जो अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि रेत नहीं निकल रहा है तो चलो हम आँख से आपको दिखा दें, अभी भी पनडुब्बी लगी मिल जाएंगी, ट्रैक्टर मशीनें बढ़ती मिल जाएंगी, क्योंकि हम रेत में ही पैदा हुए, रेत में ही पले, रेत में ही बढ़े। हमारा गांव भारौली है, आप चाहें तो मैं आपको रखे हाथों पकड़वा सकता हूं। कलेक्टर के सब झूठी फर्जी आदेश हैं जी, सब मिली भगत से काम चल रहा है। और पनडुब्बी तो सबसे खतरनाक है। वाटर लेवल इतनी ज़्यादा चली गई गहराई की कि 14 सवा इंची पाइप हेडपंप में पड़े हैं। अगर ये पनडुब्बी बंद नहीं हुई, आने वाले दिनों में पूरा जिला। और एमपी के गुना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 28 वर्षीय युवक का शव कुएं में मिला। आपको बता दें कि युवक 2 दिन से लापता था। मृतक के जेब से 22,000 रुपए भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परसों 2 या 2:30 बजे के आसपास रावगढ़ से या कोमराज के पास तुलसी गली के आसपास कोई गांव में आए अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने के लिए, ठीक है ना, जुआ के बहाने। तो अब यहाँ पे पुलिस द्वारा, गुना की पुलिस कोई टीम आई और वहाँ पे भगदड़ मची, ठीक है ना। वहाँ से जो भगदड़ मची तो 2-3 किलोमीटर तक पुलिस वाले उसके पीछे पड़े। वो कुएं में गिर रहा, 30 की स्पीड में वो भाग रहा और तौलिया हाथ में लेके ऐसा का कैसा भी कुएं में से आप लोगों ने देखा निकला हुआ है वो, ठीक है ना। तो इनको जब पुलिस ने देखा होगा तो देख के भगी है पुलिस वहाँ से उसको। जब आप सपोज उसके पीछे पड़ रहे हो 30 फीट पीछे आप उसके थे तो देखा क्यों नहीं होगा पुलिस ने, यानी उसे मरता हुआ छोड़ के चले गए। सूचना मिली थी एक लाश पड़ी है यहाँ कुएं में जी, तो अज्ञात लाश थी, आके उसकी पहचान हो गई है और जो मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है और जांच जारी है किस प्रकार से मृत्यु हुई है। सूचना मिली थी, सुबह ढूंढने आई थी पुलिस। उसी दौरान जानकारी मिली, इनके रिश्तेदार भी साथ में थे। उधर ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने राजस्थान से तस्करी कर लाई गई 26 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल ग्वालियर की जनकगंज थाना पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि अयोध्या नगरी इलाके के एक मकान में प्रतिबंधित शराब रखी हुई है, जिसके बाद उक्त मकान में दबिश दी गई तो मौके पर 26 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जहां पर पुलिस की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। कल सूचना मिली थी रात में मुखबिर द्वारा कि एक मकान महेंद्र रावत के घर में अवैध शराब रखी हुई है। तो सूचना पर से पुलिस ने दबिश दी
तो 26 पेटी वो बरामद हुई है और इसमें मीरेंद्र सोनी और एक ये शैलेंद्र रावत, इन लोगों को हम मौके पे पकड़ा। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि कौन मुख्य रूप से कौन कार्य करता था क्या। तो इनके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में तो मकान मालिक का ही बताया गया और उससे जानकारी ली जाएगी। आगामी 21 जुलाई को बकरीद के त्यौहार को लेकर हंडिया पुलिस थाना परिसर में हंडिया के तहसीलदार डॉक्टर अर्चना शर्मा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में बकरीद त्यौहार को लेकर सौहार्द के साथ मनाने के लिए अपील की गई और लोगों को कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। और हरदा जिला पुलिस अधीक्षक ने हंडिया ग्राम पंचायत में स्थापित कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर प्रशासन द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता आने से टीकाकरण सेंटरों पर निरंतर लोगों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। नगर की ग्राम पंचायत में स्थापित टीकाकरण सेंटर पर आज हंडिया सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों से टीका लगवाने लोगों का हुजूम देखा गया। सरकार का पूरा प्रयास तीसरी लहर को आने से डिले रोकने का है और कोशिश ये करना है कि तीसरी लहर ना आए। ये प्रश्न कि तीसरी लहर की तैयारी की जाए, ये तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश ये है कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार पब्लिसाइज कर सकें और साथ में वैक्सीनेशन को इम्प्रूव कर सकें तो तीसरी लहर की संभावना कम हो जाएगी। केसेस अगर आएंगे भी तो उनको अस्पतालों में जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। आप लोग को पता है कि आंकड़े कहते हैं कि सिंगल डोज से भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है और डबल डोज के बाद तो 90% केसेस 95% केसेस को हॉस्पिटलाइज जान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंदौर ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है एलिजिबल पॉपुलेशन के 82% लोगों को कम से कम एक डोज तो लग ही गई है और कोशिश हमारी ये है कि वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए तो उससे जो लोग प्रभावित भी होंगे उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं। और मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियों व रोकथाम के लिए बैठक की। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारी में जुट गई है। दूसरी लहर से आई परेशानी को समझाते हुए उन कर्मियों को दूर करने के लिए सलाह दी गई जो कमियां पहले से होती आई हैं। पहली प्राथमिकता है उन कमियों को दूर करना ताकि किसी भी पीड़ित को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी बीच ये रतलाम से खबर आपको बता दें, जहां पर झाबुआ रोड पर जज्जर सड़क पर की जा रही टोल वसूली को लेकर लगातार विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। बिना सड़क बनाए टोल वसूली की जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन जो टोल कर्मी हैं वो लगातार इस तरह की वारदातें उनके सामने निकल कर आती रही हैं और लगातार वो वसूली करते रहे हैं। अब टोल वसूली को लेकर सवाल उठाने पर मारपीट किए जाने का भी मामला सामने आया है। मारचौक पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तितरी झाबुआ रोड पर एक जो टोल टैक्स है, यहाँ पर प्रवीण कुमार सोनी है जो दाऊद के रहने वाले हैं। अपने परिवार के साथ इधर रतलाम तरफ आ रहे थे, तभी वहाँ टोल कर्मचारियों से इनका झगड़ा हुआ है। उस झगड़े की इन्होंने यहाँ थाने पर आकर रिपोर्ट की है। हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और जो भी साक्ष्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। धमकी भरी बातें, मार डालने की बातें, निपटा देने की बातें ये लोग कर रहे थे। इस तरीके से जो एकदम अभद्र व्यवहार नहीं कह सकते, इसको दहशत कह सकते हैं। खुलेआम गुंडागर्दी और सिविलाइज लोगों के साथ जिस तरीके के लिए टोल कर्मी जो व्यवहार कर रहे हैं वो डाकुओं से भी खतरनाक है। मतलब किस तरह का ये लोग व्यवहार कर रहे थे, इसको मैं सरकार से और प्रशासन से मेरी यही विनती है कि इस तरह का उदाहरण पेश किया जाए कि इस तरह का जो खौफ ये लोग फैला रहे हैं और जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरीके का डर और जिस तरीके की दहशतबाजी को लेकर इन लोग। और पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि यह दिन
कांग्रेस की है। भाजपा राष्ट्रीय दल महासचिव जबलपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने की जो मुख्य वजह है वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने ही पेट्रोल और डीजल के दामों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया था। इसके चलते अब पेट्रोल और डीजल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ही घटता बढ़ता है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि जब पेट्रोल और डीजल की नीति कांग्रेस ने बदली थी तो अब कांग्रेस को आंदोलन करने की क्या जरूरत है। उसका आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने ही जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनके मूल्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम किया, जिससे कि राज्य के खजाने का पैसा नहीं लगे। और ये निर्णय कांग्रेस ने किया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि तेल का भाव बढ़ेगा तो उसका असर हमारे यहाँ भी होगा। तो इसके ऊपर तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने टैक्स भी कम किए, क्योंकि जब मूल्य बढ़ता है तो टैक्स ज़्यादा आता है। टैक्स ज़्यादा आता है तो राज्य सरकार के खजाने में पैसा जाता है। तो कुछ राज्य सरकारों ने टैक्स भी कम किया, हमारी सरकार ने भी मध्य प्रदेश में कम किया। और चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। तो वहीं एमपी के लवकुश नगर में चोरों ने बेटी की शादी के लिए घर में रखे नकदी सहित सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों पर भले ही नकेल कस ले, लेकिन आज भी अपराधी के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। और कहा जाए तो खुलेआम चोरी जैसी वारदातों को अपराधी लगातार अंजाम दे रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के नवगठित संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जायज मांगों को लेकर 19 जुलाई से 20 जुलाई तक सामूहिक अवकाश एवं 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन कलम कार्यालय बंद हड़ताल पर जाने की समस्त कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है। बता दें कि सूचना पत्र के माध्यम से समस्त हस्ताक्षरकर्ता संगठन जो कि नवगठित संयुक्त मोर्चा के घटक संगठन है जनपद में समस्त कर्मचारियों ने बताया कि आज से ही हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। और बीजेपी सरकार के समय रायगढ़ के विधायक सरगुजा के सांसद रह चुके नंद कुमार साय आज किसी पद में न होने से सीतापुर में उन्होंने अपना दौरा किया, जहां उनके दौरे में एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल नहीं हुए। मानो तो जैसे दूध से मक्खी निकाल दी गई हो। उनके दौरे में सीतापुर पुलिस मीडिया कर्मी ने उनका स्वागत किया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जीवन को लेकर कई अच्छी बातें कही और कई सवालों पर जवाब भी दिए। तो रामचंद्र जी के यहाँ उनके लड़के का निधन हो गया कारण किसी के घर में माता पिता के रहते लड़के का निधन हो जाए, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। जानकारी मिली थी, उनका भी फ़ोन आया था, तो हम उन्हीं के साथ उनको जो इतना भारी कष्ट हुआ है, गाज गिर गया उनके ऊपर, उसमें उनके दुख को साझा करने के लिए आए। और एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं अब कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, जिसके चलते तैयारियों में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। और बचने का एकमात्र साधन वैक्सीन है, जो वही वैक्सीनेशन को लेकर के सीतापुर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी रोहित बरगाह के प्रयासों से ड्यू वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां काफी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाई। और इसी बीच शाजापुर से खबर आपको बता दें, जहां पर ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। मांगें पूरी न होने पर आगामी 22 जुलाई से वो अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करेंगे। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से प्रभावित होगा पंचायतों का कार्य प्रभावित है। तो कालापीपल जनपद सीओ सिद्ध गोपाल वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। साफ तौर पर उन्होंने हड़ताल करने का ज्ञापन सौंपा है, निश्चितकालीन के लिए ज्ञापन सौंपा गया है।
और सिवनी से आपको खबर बता दें, जहां संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा सिवनी का एक प्रतिनिधि मंडल ने बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से मुलाकात की और सांसद होने के नाते किसानों की ओर से पीपल्स व्हिप सौंपा और इस आशा विश्वास से अपेक्षा जाहिर की कि पीपल्स स्विच को मतदान सचेतक के रूप में मनाते हुए 8 माह से चल रहे किसानों के आंदोलन के पक्ष में केंद्र सरकार सदनों के पटल में किसानों की मांग को मान नहीं लेती, तब तक आप सदन में कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे। और विंध्यनगर थाना क्षेत्र के जयंत चौकी अंतर्गत कार्यरत सिक्योरिटी विजय दुबे व युवक मनीष सिंह के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। सिक्योरिटी कर्मी ने युवक के ऊपर स्टील के डंडे के आकार वाले औजार से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए युवक को नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल मनीष सिंह की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं एनसीएल जयंत सिक्योरिटी अधिकारी संदीप शास्त्री की माने तो उनका कहना है कि इस दौरान एनसीएल सिक्योरिटी गार्ड उप निरीक्षक विजय दुबे ड्यूटी पर नहीं थे। जो उन्होंने किया उसके लिए पुलिस विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारे द्वारा या एनसीएल के द्वारा इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि यह कल बीती रात की घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और फिलहाल के लिए खबर मध्य प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज।